जय हिंद स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 26 अगस्त 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग डिटेल में कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच आप लोगों के लिए अवेलेबल है। इन दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप पेड बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। आपके लिए हमारे पास है यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओए, आरओबीईओ, यूपीट्रिपलएससी एग्जाम और इवन हरियाणा, राजस्थान, छत्तीसगढ़ पीएससी के प्रॉपर कोर्सेज। तो फटाक से दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करिए, कोर्सेज को ज्वाइन करिए और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने कोर्सेज ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंग और प्रॉपर ट्रेंड को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है और बिल्कुल जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है। और ये है हमारे टॉपिक्स जिनको हम लोग एक एक करके डिटेल में गाइस कवर करेंगे। तो फटाक से अपने साथ पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। जो भी टॉपिक्स होगा उसको आपको बहुत ध्यान से सुनना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी है और जो चीज मैं बताऊंगा कि ये चीज नोट डाउन कर लो, वो चीज आप लिख लीजिएगा। अब जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है पॉलिटी से जुड़ा हुआ चीफ इलेक्शन कमीशन के रिमूवल का टॉपिक, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल का टॉपिक है ना, उसको हटाने का टॉपिक। तो ये टॉपिक से रिलेटेड आप पहली चीज तो मैं आपको बता दूं कि इसमें नोट्स मत बनाइएगा, क्योंकि पॉलिटी जनरल स्टडीज के अंदर ऑलरेडी इसके आपको नोट्स मिल जाएंगे, है ना। तो अलग से करंट अफेयर्स में इसके नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा है जिस पर हम बात करने वाले हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमूवल के बारे में, तो आप जानते ही हैं पॉलिटी का टॉपिक है, जीएस पेपर 2 के अंदर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अपोजिशन ने पार्लियामेंट के करंट सेशन में सिग्नल दिया है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ इंपीचमेंट मोशन ला सकता है। अब पहली चीज तो यहां पर इस चीज यानी कि इस टॉपिक के अंदर जो लिखा हुआ है इंपीचमेंट मोशन, तो मैं आपको यहां पर एक चीज बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं। ये जो इंपीचमेंट शब्द जो है ना, ये शब्द सिर्फ और सिर्फ ऑनरेबल प्रेसिडेंट के रिमूवल के लिए यूज किया जाता है। इसका मतलब साफ है कि ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है। रिमूवल हो सकता है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल, बट इंपीचमेंट हमेशा ऑनरेबल प्रेसिडेंट के लिए ही यूज किया जाएगा, बाकी दूसरी और किसी पोस्ट के लिए नहीं। कई बार जजेस के इंपीचमेंट का भी ऐसा लिखा हुआ आ जाता है, तो वो गलत है, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी ध्यान में रखिएगा। तो बोल रहे हैं कि ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करने के लिए वो एक मोशन ला सकते हैं अपोजिशन पार्लियामेंट के अंदर। ऐसा कुछ सिग्नल जो है वो जा रहा है, जो आपको उतना भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये स्टेप तब डिस्कस हो रहा है जब इलेक्शन कमीशन ने वोटर फ्रॉड्स के एलिगेशन को बेसलेस डिक्लेयर किया था। जो बिहार के अंदर हम लोग को SIC की प्रोसेस जो देखने को मिली है ना, SIR की प्रोसेस याद आ रहा है आपको? भी कंटिन्यूअसली हम लोग जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। उसी दौरान जो है वो एक इलेक्शन फ्रॉड से रिलेटेड जब घटनाएं सामने आई, तो कमिश्नर ने बोला कि नहीं भाई, ये घटना जो है जो बताई जा रही है वो बेसलेस है, ये सही नहीं है जो आप बोल रहे हो, है ना। तो उसके बाद अब अपोजिशन बोल रही है कि हम तो रिमूव करवा देंगे, उससे रिलेटेड मोशंस ले आएंगे। एनीवेज, तो ये चीज तो आपको ध्यान में नहीं रखनी, आपको बस पता होना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में। जो भी आप नोट डाउन मत करो, ये आपका पॉलिटी में नोट डाउन करवाया रहता है, डबल डबल नोट्स नहीं बनाने हैं। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर क्या है गाइस? एक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी हम लोग को देखने को मिलती है, और ये आर्टिकल 324 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का उसके अंडर आती है, जो कि अक्सर प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा जाता है। उनका काम क्या है? हमारी कंट्री के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाना। यस, तो ये इनका मेन काम हम लोग को देखने को मिलता है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव जो है वो हो हमारी कंट्री में। इनके अपॉइंटमेंट और टेन्योर को रेगुलेट करते हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमीशन एक्ट 2023। मतलब कि एक कानून ऑलरेडी बना हुआ है जो इनके अपॉइंटमेंट और इनके टेन्योर से रिलेटेड होता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जैसा प्रोटेक्शन दिया जाता है रिमूवल से, वैसे ही प्रोटेक्शन जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को भी दी जाती है, क्योंकि इससे न्यूट्रलिटी इंश्योर हो और ये इंडिपेंडेंटली ये पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन, ये बॉडी काम कर सके। समझे आप? तो प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमीशन किस कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी के सिमिलर है? बताओ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर कि चीफ इलेक्शन कमीशन का रिमूवल और दूसरी कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट का या अथॉरिटी का रिमूवल सेम है, या फिर उसमें सेम प्रोटेक्शन है। तो जजेस, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस, ठीक है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। अब आइए इनके अपॉइंटमेंट की प्रोसेस को देख लेते हैं। तो चीफ इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट जो होती है वो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो करते हैं, और 3 मेंबर सिलेक्शन कमेटी के रिकमेंडेशन के आधार पर
और ये सिलेक्शन कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। इस सिलेक्शन कमेटी में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं। तो इन 3 लोगों की बॉडी रिकमेंड करती है नाम, और उस नाम के आधार पर ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं चीफ इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमिश्नर को। एलिजिबिलिटी क्या होती है? तो देखो, फॉर्मर सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर होना चाहिए और इलेक्शन मैनेजमेंट में उनका एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब एक टॉप मोस्ट आईएएस ऑफिसर जो होते हैं हाई लेवल के, सेक्रेटरी लेवल ऑफिसर के, तो उनको ये पोस्ट जो है वो दी जाती है। टेन्योर क्या होता है? 6 साल या फिर 65 साल की उम्र, जो भी पहले हो जाए। और सर्विस कंडीशन क्या होती है? जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो सर्विस कंडीशंस दी जाती है, यानी कि इट इज वेरी मच सिमिलर टू ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज की कंडीशंस। क्लियर? तो ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। तो क्या आपको लगता है कि सिलेक्शन कमेटी में जुडिशियल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए ताकि और इंपार्शियलिटी आ सके? देखो, जैसे मैंने आपको बताया ना कि इसमें एक सिलेक्शन कमेटी हम लोग को देखने को मिलती है, जिसमें मौजूद हम लोग को जो है वो ये ऑफिशियल्स देखने को मिलते हैं जो चीफ इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन कमिश्नर्स के अपॉइंटमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। क्या इसके अंदर एक टॉप मोस्ट जज भी होना चाहिए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए, जिससे और इंपार्शियल बने ये बॉडी? देखो, जो चीज मैंने आपसे पूछी ना, इसी टाइप के क्वेश्चन जो है वो आपसे मेंस में पूछे जा सकते हैं। तो देखो, अभी क्विकली मैंने कैसा क्वेश्चन जो है वो बनाया, तो अपने माइंडसेट को ऐसा तैयार करो कि आप जो है वो इस टाइप के क्वेश्चंस पढ़ते पढ़ते क्वेश्चंस आपके दिमाग में भी चलें कि कैसा क्वेश्चन बन सकता है। एंड वो तब पॉसिबल होगा जब आप मल्टीपल टाइम्स चीजें जो है वो पढ़ोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करोगे। और उसके लिए तो अभी एक अच्छे बैचेस भी आ रहे हैं, मात्र 99 रुपीज में बैचेस जो है वो यहाँ पर स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में अवेलेबल है इसी से रिलेटेड। तो दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो और बैचेस ज्वाइन करो। करने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपने कौन सा बैच ज्वाइन किया है। और जब फोन करो इस नंबर पर, तभी भी उनसे बोलना कि आप करंट अफेयर्स की क्लासेस फॉलो करते हो, तो आपको जो है वो स्पेशल डिस्काउंट भी मिल सकता है अगर आप बात करो उनसे। तो वैसे तो 99 रुपए है ही यार, उससे स्पेशल डिस्काउंट क्या लोगे। चलो, तो ग्राउंड ऑफ रिमूवल। अब देखो, सेम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जज को जो रिमूव किया जाता है ना, सेम वैसे ही इनको भी रिमूव किया जाता है। आर्टिकल 324 क्लॉज 5, सेक्शन 11 क्लॉज 2 और 2023 का जो कानून है उसके तहत रिमूवल की प्रोसेस दी हुई है। क्या रिमूवल कब रिमूव किया जाएगा? अगर वो करप्टेड पाए जाते हैं, राइट, या फिर अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल करते हैं, या प्रॉपर अपनी ड्यूटीज नहीं कर रहे हैं, है ना, या फिर इनकैपेसिटी, वही इनेबिलिटी टू परफॉर्म, कि वो परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे हैं। तो इन ग्राउंड्स के आधार पर उनको रिमूव किया जाता है। देखो, यहां पर जो प्रूव्ड मिसबिहेवियर लिखा रहता है ना, तो अक्सर जो नई नई प्रिपरेशन करते हैं जो स्टूडेंट्स, उनको लगता है मिसबिहेवियर मतलब किसी के साथ इन्होंने बदतमीजी कर दी। नहीं, ऐसा नहीं है ना। इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो मीनिंग यही है कि जैसे कि करप्ट हो गया वो, या फिर अपने ऑफिस का गलत इस्तेमाल किया, या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज वो सही तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, है ना। तो इन ग्राउंड्स के आधार पर इनको रिमूव किया जा सकता है। इनकैपेसिटी मतलब कि जो उनका पोस्ट के तहत उनको परफॉर्मेंस देनी चाहिए, वो परफॉर्मेंस वो दे ही नहीं पा रहे हैं, है ना। तो इन सब ग्राउंड्स के आधार पर एक इलेक्शन कमिश्नर को या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव किया जा सकता है। क्लियर? तो जुडिशियल इंटरप्रिटेशन ने मिसबिहेवियर का स्कोप एक्सपेंड किया और कहा कि जो एक्शन पोस्ट की डिग्निटी के खिलाफ हो वो भी इंक्लूड होंगे। मतलब आप कुछ ऐसी चीज कर रहे हो जो पोस्ट की इसके खिलाफ है, डिग्निटी के खिलाफ, कि भाई नहीं, सही नहीं है, यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पे आप बैठे हो तो आपसे ये बातें आपसे शोभा नहीं दी जा सकती। अगर ऐसी भी कोई घटना सामने आएगी तो भी वो मिसबिहेवियर की कैटेगरी में शामिल करके ग्राउंड ऑफ रिमूवल बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, रिमूवल की प्रोसीजर क्या होती है? देखो, हमारा दोनों हाउस, चाहे वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उनमें से किसी में भी एक मोशन इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जिस मोशन को एटलीस्ट 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट साइन करें या सपोर्ट करें, है ना। 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर चाहेंगे मिनिमम किसी भी दोनों में से किसी भी हाउस के कि हाँ भाई इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाना है, तो वो मोशन हाउस के अंदर इंट्रोड्यूस होगा। तो सोचो, इंट्रोडक्शन में ही इनको 50 एमपीज का सपोर्ट चाहिए, जो कि एक अपने आप में बड़ी बात होती है। फिर उसके बाद होती है जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी, तैयार होती है, बनाई जाती है कि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है कि नहीं। तो पहला मोशन
रखा जाता है, इंट्रोड्यूस किया जाता है, फिर इंक्वायरी होती है, जुडिशियल इंक्वायरी कमेटी सेटअप की जाती है, फिर मोशन जो है वो पास होना चाहिए दोनों हाउसेज में 2/3 मेजॉरिटी के थ्रू, प्रेजेंट एंड वोटिंग स्पेशल मेजॉरिटी, और एक बार पास हुआ ना तो ऑनरेबल प्रेसिडेंट जो है फिर रिमूव कर देंगे उनको, जिसको भी रिमूवल यानी कि चीफ इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स को रिमूव कर दिया जाएगा, और अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का रिमूवल सिर्फ चीफ इलेक्शन कमीशन की रिकमेंडेशन पर पॉसिबल है। तो ये एक्स्ट्रा मतलब इंसुलेशन जो है वो पॉलिटिकल प्रेशर से जो है वो दे देता है। मतलब ये जो चीज मैंने आपको बताया ना, ये प्रोसीजर, ये हार्श प्रोसीजर है, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो है वो दी जाती है। बट यस, पॉइंट टू बी नोटेड, जो इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनके रिमूवल का पॉसिबल तब होगा जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड करेंगे कि भाई इनको रिमूव करना है। ठीक है, तो ये चीज हम लोग को देखने को मिल रही है, थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसका बैकग्राउंड जो है वो समझ लो। तो इंडिपेंडेंस के बाद से भाई अभी तक किसी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि कितनी पावरफुल ये पर्टिकुलर पोस्ट होती है और कितनी प्रोटेक्शन इस पोस्ट को दी हुई है, राइट। और आज की रेट की कंट्रोवर्सी जो है वो आ रही है इलेक्टोरल रोल्स में जो फेक वोटर्स जो नजर आ रहे हैं उसको लेकर। अपोजिशन ने लार्ज स्केल वोटर फ्रॉड्स का चार्ज भी लगाया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इसे डिसमिस करके एफिडेविट या अपोलॉजी जो है वो मांगी है। ये कहा है कि भाई ये सब हमारे ऊपर आरोप मत लगाओ और जाकर हमें माफीनामा भेजो। तो अपोजिशन के ईगो पे लग गई और अपोजिशन बोल रहा है कि अब हटाएंगे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। मजाक थोड़ी रहे, 2/3 वोट चाहिए भैया। तो बहस यही है कि अपोजिशन का कहना है कि चीफ इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अब अपनी कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी जो है वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं, जो कि लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर करना था कि भाई आपको हर चीज बताना है जो पूछा जा रहा है, और कोई अगर घोटाला निकल रहा है तो आपको उसको रिजॉल्व करना है ना। तो इरेगुलरिटीज पे जांच करने की जगह इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है उसने ये बोला कि हमें माफीनामा भेजो। तो ये तो गलत है। तो अपोजिशन चिढ़ा हुआ है बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये चीज बस गाइस थोड़ी सी ध्यान में रखना जो मैंने आपको बताई। हालांकि ये टॉपिक हमारे जनरल स्टडी से रिलेटेड था। ठीक है, नेक्स्ट, मशीन रीडेबल वोटर रोल्स। आइए, अपोजिशन ने डिमांड की है कि इलेक्शन कमीशन सभी पॉलिटिकल पार्टीज को मशीन रीडेबल वोटर रोल्स प्रोवाइड करे। क्यों? क्योंकि आरोप है कि वोटर लिस्ट में इरेगुलरिटीज या डुप्लीकेट एंट्रीज हैं। फिलहाल इलेक्शन कमीशन केवल इमेज पीडीएफ्स प्रोवाइड कराता है, जिससे एनालिसिस करना टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली हो जाता है। तो कुल मिलाकर ये बोल रहे हैं कि भाई ये कॉपी पेस्ट कर सके, जिससे कि एआई जो है वो फाइंड आउट कर ले। क्योंकि हालांकि एआई के पास भी ओसीआर वाली टेक्नोलॉजी होती है, बट वो अभी इतनी ज्यादा स्ट्रांग जो है वो हुई नहीं है ना, कि वर्ड्स, इमेजेस से वर्ड्स को जो है वो रीड कर सके प्रॉपरली। बट कर लेते हैं, बट वो काफी टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है ना, एक एक करके करना होता है। तो ये बोल रहे हैं कि नहीं भाई, हमें अब तो ऐसी पीडीएफ प्रोवाइड कराओ या वोटर रोल ऐसा प्रोवाइड कराओ कि जो रीडेबल हो, भाई मशीन जो है वो उसको रीड कर सके, जिससे कि हम जल्दी से जल्दी फ्रॉड्स को जो है वो डिटेक्ट कर सकें, राइट। बट अभी तो इमेज पीडीएफ प्रोवाइड कराती है, जो टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्टली हो जाता है ना वोटर रोल्स के लिए। बस, तो ये एक छोटा सा टॉपिक था, फिर से वही आरोप। तो थोड़ी सी चीजें समझ लेते हैं हम लोग भाई कि वोटर रोल्स या इलेक्टोरल रोल्स क्या है। तो वोटर रोल जो है वो ऑथोरिटेटिव लिस्ट होती है एलिजिबल वोटर्स की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, कि एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में कितने वोटर्स हैं उसकी लिस्ट होती है। इसको इलेक्शन कमीशन के सुपरविजन में प्रिपेयर किया जाता है डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर के थ्रू, और इसमें एरोनेट इलेक्ट्रॉनिक रोल मैनेजमेंट सिस्टम का उपयोग होता है। ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। इसका फुल फॉर्म है एरोनेट का इलेक्ट्रॉनिक रोल मैनेजमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक रोल मैनेजमेंट सिस्टम, एरोनेट। ठीक है, तो इसमें एरोनेट का उपयोग जो है वो ये लोग करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिसर जो होते हैं वो बेसिकली इलेक्शन कमीशन के सुपरविजन में जो है वो प्रिपेयर करते हैं इस पूरी इलेक्टोरल रोल्स को, जिसमें क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूएंसी में जितने भी एलिजिबल वोटर्स होते हैं उनका नाम होता है। अब बात समझिएगा, ये रेगुलरली अपडेट किए जाते हैं, नए वोटर्स इसमें ऐड होते हैं, और फिर माइनस होते हैं वो वोटर्स जो माइग्रेट कर गए हैं या जिनकी डेथ हो गई है ना।
और आज की रेट में सिर्फ इमेज पीडीएफ दी जाती है और वो भी पार्ट्स में ब्रोक होती है हर एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी के, तो मशीन उसको रीड नहीं कर पाती। तो ये लोग बोल रहे हैं मशीन रीडेबल हमें लेकर आओ, जैसे कि टेक्स्ट पीडीएफ फॉर्मेट में, जैसे कि कॉपी पेस्ट किया जा सके, या एक्सेल फॉर्मेट में, या सीएसवी फॉर्मेट में, है ना। तो कंप्यूटराइज सर्च इंडेक्सिंग एनालिसिस जिसमें पॉसिबल हो कि वो सर्च कर सके, फाइंड कर सके, कंट्रोल एफ दबाएं और सर्च में आ सके, क्योंकि इमेज पीडीएफ में कंट्रोल एफ दबाओगे तो थोड़ा ना आएगी सर्च में, है ना। जिसको जिसको कंप्यूटर की जानकारी उसको पता होगा, होनी चाहिए जानकारी, है ना। बिल्कुल डम नहीं बन के बैठने की, हमें तो चलाना ही नहीं आता कंप्यूटर। मैं देखता हूं कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाले एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाते, बड़ी शर्म की बात है भाई। आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें आपको जो है वो बिल्कुल सबसे स्ट्रांग होना है। भाई नहीं आती चीज तो सीखो ना यार। यूट्यूब है आज की डेट में, तो पहले तो था भी नहीं। यूट्यूब है आज की डेट में, फट से सर्च करो कि हाउ टू फिल एग्जाम फॉर्म, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आएगा ना। तुम्हें मेहनत ही नहीं करनी, पहले ही बोल देते नहीं हमें तो नहीं पता यार। डिफिकल्ट वर्ड कोई दिखा नहीं तो पानी निकलने लगता है चेहरे से, पसीना आने लगता है। डिक्शनरी है ना, सर्च करो, गूगल सर्च करो तुरंत, क्विक। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल सही तरीके से करो, आने वाले समय के अधिकारी हो आप। आपके लिए नहीं शब्द नहीं है। आपके लिए नहीं शब्द सिर्फ तब होता है जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो दोस्त बोलता है कि चले यार घूमने चले, तो उसके सामने तो नहीं निकलता कि अरे यार वो बुरा मान जाएगा, है। और जहां बात आती है इंग्लिश की या हिंदी की, तो वहां तो बस ये तो हमसे बंद होता ही नहीं, हमें तो पता ही नहीं, आता ही नहीं है। ऐसे लोगों का नहीं होता सिलेक्शन, ये ऑफिसर माइंडसेट नहीं है। अब सुनो, तो ये चीज ही बस ये लोग बोल रहे हैं कि मशीन रीडेबल, भाई हमें वो चीज दे दो बस, दैट्स इट। अब करंट सिस्टम में प्रॉब्लम ये है, जैसे एग्जांपल लेते हैं जो दिया हुआ है, बेंगलुरु कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैनुअल स्क्रूटनी के लिए काफी मतलब 11,000 हम लोग को डुप्लीकेट एंट्रीज आइडेंटिफाई की गई। देखो 11,000 से ज्यादा बल्कि डुप्लीकेट एंट्री वेरीफाई की गई है, और वो भी मैनुअल स्क्रूटनी के थ्रू, यानी कि लोगों ने एक एक करके जो है वो चेक किया और उसके थ्रू पता लगाया। तो सोचो कितना टाइम कंज्यूमिंग होगा, है ना। तो ये बोल रहे हैं कि भाई ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है, और ऑब्वियस सी बात है कि इमेजेस को थोड़ी ना वो कंप्यूटर जो है वो रीड कर पाएगा, कॉपी पेस्ट फाइंड कर पाएगा। बट पता नहीं क्यों नो, ये इतना बड़ा मुद्दा जो है वो बना रहे हैं। ये लिख रहे हैं कि ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन जो है वो ये प्राइमरी टेक्नोलॉजी जो है होती है कन्वर्ट करने के लिए स्कैन पीडीएफ्स को मशीन रीडेबल टेक्स्ट में। तो जब यार ओसीआर का उपयोग तो बच्चा बच्चा मैं कर सकता हूं यार ओसीआर का उपयोग। जैसे आप जो है वो मुझे अगर फॉर एग्जाम्पल 50 लाख नाम जो है वो दोगे, तो सुबह से लेकर शाम तक मैं उसकी पूरी कॉपी बना के दे दूंगा। सुबह से शाम भी ज्यादा है यार, मैं 2-3 घंटे में जो है वो निपटा के दूंगा, 4-5 घंटे में। आज की डेट में एआई आ गया, यूज करो ना यार। कंप्लेन करने वाले साले कंप्लेन ही करते रहते हैं, पता नहीं क्या है सिस्टम। क्या लिख रहे हैं भाई कि 6 करोड़ पेजेस पूरी कंट्री के, एक साइकिल का एस्टिमेटेड कॉस्ट $40,000। कि 6 करोड़ हाँ 6 करोड़ पेजेस हैं, तो भाई हो सकता है एक पेज का आप जो है वो 10 रुपए भी रहे हो मान लो, ठीक है, अगर अपन उनकी बात करें तो फिर महंगा तो पड़ना ही है। कितना है भाई, एक बार मुझे कैलकुलेट करके कोई बताएगा? अभी अभी देखते हैं अपन, रुक जाओ। ये चक्कर क्या है भाई, इन लोग ने जो डेटा दे रहे हैं वो सही है कि थोड़ा दिमाग लगाना भी आप लोग को जरूरी है ना। चाल 40,000 एंड रुपीज, तो ये हो गया भैया अपना 35 करोड़, है ना। 35 करोड़ की ये वैल्यू, 35 करोड़। और 6 करोड़ का अपन अगर 1 जीरो जो है वो और ऐड करें तो कितना होगा? नहीं यार वो तो 66 हो जाएगा ना, 66 हो जाएगा क्या? अपना जो है वो 10 रुपए कॉपी के हिसाब से अगर जो है अपन देखें, जल्दी बताओ कमेंट बॉक्स पे जो है वो लिखकर। ये तो 35 करोड़ के आसपास जो है वो बता रहे हैं कि खर्चा बैठेगा इनका 6 करोड़ कॉपीज का। साठ करोड़ है ना। चलो भाई तो ठीक है फिर भी,
अगर 35 करोड़ की बात है तो मुझे दे देना यार, मैं तो जो है वो पूरी टीम जो है वो लगा के काम करवा दूंगा। 5-1 करोड़ ही दे देंगे तो मजा आ जाएगा। है लोगों को तो काम चाहिए ना यार। गजब यार, आप ही मुझे बताओ यार, डिपार्टमेंट के ही जितने लोग हैं उतनों को ही अगर आप पकड़ा दोगे कि भाई दिन 1 महीने तक किया, फिर चलो 10 दिन तक, 10 दिन में काम हो जाएगा। अगर डिपार्टमेंट के लोग को ही बता दोगे ओसीआर जो है वो निकालना है तो कॉस्ट कटिंग होगी। क्या बोले भाई, सिस्टम है सिस्टम है। चलो एनीवेज, 60 करोड़, हाँ 66 करोड़ में गलत जो है बोल रहा था, 60 करोड़ हो जाएगा वही। बाप रे, 40,000 डॉलर का यही होता है ना, 35 करोड़ के आसपास आ रहा है ना। एक बार आंकड़े जो है वो देख लेना आप, मैंने कहीं गलत ना बोले हो। खुद से एक बार ट्राई किया करो ऐसी चीजें जो है वो निकालने की, कि साला मैं होता तो मेरे को कितना फायदा होता। क्या जा रहा है भाई, करोड़ों में अपने आप को खेलो। अभी देखो मैं तो बोल रहा हूँ आपको, आप कर लो 5 करोड़ में काम, बोलो सरकार को लाओ तो 5 करोड़ हम करेंगे बैठ के भाई। बहुत होता है 5 करोड़, छोटी मोटी रकम नहीं है। और 6 करोड़ कॉपीज भी है ना यार। चलो ठीक है, 6 करोड़ कॉपीज भी हैं तो 6 करोड़ कॉपीज, मतलब एक दिन में इंसान जो है वो पर एआई बहुत तेजी से बना लेगा इसको। मतलब सुबह से लेकर शाम में आप मान के चलो कि 10,000 कॉपीज तो बना ही सकते हो ना एक व्यक्ति। एआई की मदद से बन सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। एआई की मदद से आराम से जो है वो हो सकती है। बट वही है, करना आना चाहिए। अब ठीक है चलो, ये बात इलेक्टोरल रोल की है, और वो चाहिए तो और मैन फोर्स को जो है वो लगाओ। हमारे यहाँ नौकरी की वैसे ही कितनी कमी है, और इतने सारे आपके पास जो है वो सेंटर्स है पूरे इंडिया के अंदर, कॉमन सर्विस सेंटर्स वगैरह। ठेका दो ना उनको ओसीआर निकालने का, वो तो करेंगे। मैंने खुद डेटा एंट्री के काम जो है वो अपने सेंटर्स पे लगवाए थे एक टाइम पर, आज से 10-1 साल पहले। मैं गवर्नमेंट के टेंडर इस तरीके के भी लेता था, केवाईसी वगैरह और ये सब चीजों के। तो उसमें मैंने काम दिया लोगों को, बहुत काम दिया है, बहुत कमाए भी है। तो ऐसी चीज होनी चाहिए ना यार, कॉस्ट कटिंग भी होती है इसमें। क्या ही बोले अब। तो बस यही है जिसके बारे में मुझे आपको जो है बताना था, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। अब इलेक्शन कमीशन जो है मशीन रीडेबल रोल जो है वो क्यों नहीं दे रही है, क्या दिक्कत आ रही है उन्हें देने में। तो बोल रहे हैं कि नाम एड्रेस सर्चेबल फॉर्मेट में हो तो मिसयूज पॉसिबल है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट भी है, कमलनाथ वर्सेस इलेक्शन कमीशन 2018 का। इलेक्शन कमीशन को सर्चेबल डेटा रिलीज करने के लिए कंपेल नहीं किया गया है ना। देखो ये लिखा हुआ है कमलनाथ वाला केस। फिर इलेक्शन कमीशन ने इंटरनल ऑर्डर दिए हैं कि सिर्फ इमेज पीडीएफ पब्लिश की जाए। बल्क डेटा हार्वेस्टिंग, टारगेटेड पॉलिटिकल मैनिपुलेशन का रिस्क हो सकता है, तो मिसयूज हो सकता है। अरे तो मिसयूज तो आदमी वैसे भी कर सकता है भाई। एआई इतनी तेजी से काम कर रही है, उसकी एआई के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि आप पीडीएफ जो है वो तो उसमें भले ही इमेज पीडीएफ क्यों ना हो, उसमें से वो सर्च करके दे आपको। एक स्पेसिफिक सेक्शन या कॉलोनी का आप जो है प्रोवाइड करा सकते हो, एक वार्ड का प्रोवाइड करा सकते हो कि लो भाई ये वार्ड का ये है। क्या ही बोले आप। चलो ट्रांसपेरेंसी वर्सेस सिक्योरिटी पर बहस देख लेते हैं एक बार। तो देखो पहली चीज तो सर्चेबल रोल जो है वो डुप्लीकेट या फ्रॉड को डिटेक्ट करना इजी हो जाएगा उसके लिए। पॉलिटिकल पार्टीज ऑलरेडी ओसीआर टूल जो है वो यूज करती हैं, तो सबके लिए लेवल प्लेइंग फील्ड हो। फिर प्रो सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो सर्चेबल रोल मिसयूज हो सकते हैं। हेंस बताया जा रहा है कि अच्छा बताए एक चीज आप ये कर सकते हो, अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ही अगर आपको जो है वो करना है ना, तो आप जो है वो पीडीएफ की जगह सॉफ्टवेयर दो। थोड़ा सा एडवांस बनो ना, अगर आपको इतना ही डेटा प्राइवेसी का मिसयूज से बचना है तो पीडीएफ की जगह सॉफ्टवेयर दीजिए आप। वो सॉफ्टवेयर पूरी लॉग एंट्री रिकॉर्ड करे, और वो भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी, हर जगह पर सॉफ्टवेयर इंटरनेट के थ्रू जो है वो कनेक्टेड रहे। और जिस भी पर्टिकुलर ऑफिस ने, जिस भी पॉलिटिकल ऑफिस को असाइन कर दो, ये लो भाई आप, या पॉलिटिकल पार्टी को जो आप असाइन करते हो पॉलिटिकल ऑफिस को, उसको असाइन कर दो। तो जो भी कंट्रोल एफ दबाए, उसमें जो भी सर्च करने की कोशिश करे, तो उसकी लॉग एंट्री होती रहेगी, भाई इस ऑफिस ने ये चीज स्पेसिफिकली सर्च करी है ना। और किस पर्पस के लिए आप सर्च कर रहे हो वो आपको मेंशन करना है वहां पर। आप कर रहे हो अच्छा फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, इट्स ओके। तो इसमें ये भी आएगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कितना ज्यादा सर्च कर रही है, अपने वोटर्स को कितना छानने की कोशिश कर रही है कहीं कोई और नॉन कॉपीएबल हो वो डेटा। क्या रिसर्च के लिए कर रहे हो तो सॉफ्टवेयर में ही रिसर्च कर लो, आप कॉपी नहीं कर सकते। आप कॉपी करके कहीं और पेस्ट नहीं कर सकते, वो पेस्ट नहीं करने देगा। होते हैं भाई सॉफ्टवेयर, बनाने वाला चाहे तो ये चीज बना सकता है। क्यों, ये सजेशन है कि नहीं है बताइए आप मुझे।
ये है सिविल सर्विसेज की तैयारी कि हाँ बैठे बैठे देखो अपन ने सॉफ्टवेयर का सजेशन दे दिया। और ये भी ऐसा नहीं है कि मैंने अपने कहीं से पढ़ के आपको ये वाला सजेशन जो है बता रहा हूं, एकदम से ये सजेशन जनरेट हुआ। ऐसे ही आप भी सजेशंस जनरेट करें पढ़ते पढ़ते, इसी बात पे एक लाइक हो जाए। कमेंट बॉक्स में बताया करो जो मैं पढ़ाता हूं वो क्लैरिटी मिलती है कि नहीं मिलती है। तो बस यही है भाई, करंट मुद्दा जो है वो हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि हाई कॉस्ट है कन्वर्जन का, इंडिया की इलेक्टोरल स्केल के लिए इम्प्रैक्टिकल है। मुझे तो नहीं लग रहा कि इम्प्रैक्टिकल है भाई, बिल्कुल प्रैक्टिकल है। कमाई होगी लोगों की, दो ना यार सभी लोगों को। ट्रस्टेड जो आपके ये जो CSS सेंटर है उन सभी को भेजो आप कि भाई ये टेंडर है, और विद सिक्योरिटी की भाई कुछ वो कॉपी नहीं होना चाहिए, और कंप्यूटर की आईडी। और सबसे बेस्ट चीज तो है भाई आप सॉफ्टवेयर बना दो इसका। सबसे बेस्ट कि जो पॉलिटिकल पार्टी को तो आप देते ही हो, सॉफ्टवेयर दो आप कि भाई करो, डिजिटलाइजेशन है ना यार आज की रेट में, तो करिए आप। जो भी सर्च करेगा, लो बेटा क्यों सर्च किया उसका रीजन दो, और कहीं कोई मुद्दा सामने नजर आता है तो सॉफ्टवेयर की छानबीन करे ECI, और उससे पता लगा ले कि अच्छा है तुमने ये धांधलेबाजी करी, अब आओ बेटा कोर्ट में समझाओ अब चीजों को। तो इससे पॉलिटिकल पार्टी डरेगी भी कि मिसयूज नहीं करना है। सिर्फ सिर्फ सॉफ्टवेयर जो है वो आपके रिसर्च और वेरिफिकेशन के लिए वो चलेगा, है ना। तो मशीन रीडेबल वोटर्स के लिए वोटर्स का डिबेट एक क्लासिक केस है ट्रांसपेरेंसी वर्सेस सिक्योरिटी का। इंडिया जैसी ह्यूज डेमोक्रेसी में वोटर ट्रस्ट मेंटेन करना सबसे बड़ा चैलेंज है। बस अब सुनो, नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे, पार्लियामेंट ने पास किया माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल 2025। ये पास हो गया भैया, ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, लिख लो। ये बिल जो है वो पास हो गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि माइनिंग सेक्टर को लिबरलाइज करना और क्रिटिकल और स्ट्रेटेजिक मिनरल्स का डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाना। याद आ रहा है कुछ दिनों पहले भी हमने डिस्कस किया था। ये पहली चीज तो अमेंड कर रहा है ये पुराने 1957 के कानून को। मेन ऑब्जेक्टिव इनका यही है कि भाई हमारी कंट्री के अंदर स्ट्रेटेजिक मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स जो है ना, उनके प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, और ज्यादा से ज्यादा मतलब जितने भी हर्डल्स हैं कि लोग जो है वो माइनिंग का टेंडर जो है वो नहीं मिल पा रहा, लोगों को काम नहीं कर पा रहे, तो वो इजी हो जाए। बस और कुछ नहीं है इस टॉपिक में। गवर्नमेंट का कहना है कि इंपोर्ट पर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको हम लोग रिड्यूस करेंगे, स्पेशली मिनरल्स जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, निकल। मिनरल्स के नाम लिख लो भैया आप। लिथियम इंपोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी हमारी जो है वो रिड्यूस करेंगे, ये इन्होंने जो है वो कहा है। डोमेस्टिक प्रोडक्शन को जो है वो बढ़ाएंगे, ये चीज जो है वो कही है। और दूसरा इन्होंने बोला है कि लिख लो निकल, 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 कोबाल्ट, कोबाल्ट और लिथियम, वेरी इंपॉर्टेंट स्टार मार्क। ये सब जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं इनके प्रोडक्शन को हम लोग जो है वो बढ़ाएंगे, ये चीज जो है वो सरकार का कहना है। ये देखो लिखा भी है, लिथियम, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, तो अमेंडमेंट का गोल है कि इंडिया के इकोनॉमिक और एनर्जी फ्यूचर को सिक्योर करना। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भाई हमारा फ्यूचर सिक्योर्ड रहे, एनर्जी फ्यूचर, इतना प्रोडक्शन अवेलेबल हो हमारे पास, और इकोनॉमी, यस पैसा बनाना है। लिथियम, कोबाल्ट, निकल जैसे मिनरल्स बड़े इंपॉर्टेंट है आज की डेट में, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, बैटरीज के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग के लिए। फिलहाल इंडिया इन्हें इंपोर्ट करवाता है, इंपोर्ट के ऊपर इंडिया हैवीली डिपेंडेंट है। तो रिस्क टू एनर्जी ट्रांजिशन प्लान और स्ट्रेटेजी का ऑटोनॉमी पर हम लोग जो है वो काम कर रहे हैं। ये बिल इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी, सस्टेनेबिलिटी, कॉम्पिटिटिवनेस। अब बिल के फीचर सुन लो, बस लिखने की जरूरत नहीं है। तो मल्टीपल मिनरल्स सिंगल लीज पे, मतलब ये कह रहे हैं कि लीज होल्डर को एक ही पट्टे पे, एक ही लीज पे, यानी कि आपने एक बार डॉक्यूमेंट बनवाया उस पर आप मल्टीपल मिनरल्स जो है वो इंक्लूड कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप गए सरकार के पास टेंडर जो है वो लेने, आप आए टेंडर लेने, सरकार ने जो है आपको बोला कि हाँ भैया मिल जाएगा, और ये सिर्फ लिथियम के लिए मिल रहा है। अब आप जहां पर खुदाई कर रहे हो, आपको खुदाई के दौरान जो है वो कोबाल्ट भी मिल गया, एक वेग एग्जांपल लेते हैं, तो आपको फिर उसके लिए अलग परमिशन लेनी पड़ेगी। पता लगे वो टेंडर आपकी जगह पर आपको नहीं मिला, किसी और को मिल गया, तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। बोलो हाँ या ना, यस। तो ये बोल रहा है नहीं, एक सिंगल पट्टे पे आपको मल्टीपल मिनरल्स की लीज दे देंगे। तो इससे क्या होगा, ज्यादा प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे, प्राइवेट प्लेयर्स इन्वॉल्व होंगे, एक टेक्नोलॉजी लगाएंगे, खर्चा करेंगे, और मिनरल एक्सप्लोरेशन करेंगे। और नेशनल मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड डेवलपमेंट ट्रस्ट
एक्सपेंड किया गया है। अब एक्सप्लोरेशन और डेवलपमेंट दोनों कवर करेगा, इंडिया और अब्रॉड। कंट्रीब्यूशन 3% है, रॉयल्टी तक बढ़ा दिया गया है कि भाई ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वॉल्व होइए। नेक्स्ट, अब सरप्लस प्रोडक्शन का 100% सेल्स अलाउड है, यानी कि अगर आप ज्यादा निकाल लोगे, प्रोड्यूस कर लोगे, तो आप सेल आउट करो, कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो चाहिए भैया माल। डीप सीडेड मिनरल्स, लीज एरिया को 10 से 30% इसका एक्सपेंशन पॉसिबल है, मिनरल्स बिलो 200 मीटर। बोल रहे खुदाई करो भाई और निकालो जितना हो सके, क्योंकि अभी हमें मेनली जो है वो इंपोर्ट डिपेंडेंसी को जो है वो बंद करना है, और क्योंकि हमें धीरे से ट्रांजिट करना है रिन्यूएबल एनर्जी में, दूसरी कंट्रीज कर ही रही हैं। हमारा टारगेट क्या है, 2070 तक का नेट जीरो एमिशन अचीव करना। उससे पहले पूरी हमें चीजें करनी है। दूसरी कंट्रीज के 2050 टारगेट है, कल को वो साले अपना टारगेट फिनिश करके यहां बंद कर दें, या बंद करवाने, और ये होगा आगे चल के कि जितने भी तेल के कुएं हैं ना, उनको पूरी तरह से बंद करने पर टारगेट किया रहेगा कि यूज ही नहीं करना है, बैन, टोटल 100% बैन। ये इन फ्यूचर वाली पॉलिसी ये होगी है, इसलिए गवर्नमेंट इतना स्ट्रिक्टली जो है वो तेजी से चीजें करवा रही है, बिकॉज हम फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए काम करते हैं। बोलो हाँ या ना। फिर रेगुलेटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स एस्टैब्लिश करना। इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे शेयर मार्केट ऑनलाइन होती है ना, वैसे ये मिनरल एक्सचेंज का ट्रेडिंग इलेक्ट्रॉनिक हो। लोकल वेलफेयर प्रोविजन को मजबूत किया जाए, जिससे कि सस्टेनेबिलिटी और डेवलपमेंट बैलेंस्ड हो, कि वहां पर एनवायरमेंट और रहने वाले लोगों की आजीविका को खतरा ना पड़े। तो इसका महत्व यही होगा, इंपोर्ट डिपेंडेंसी रिड्यूस होगी, डोमेस्टिक सप्लाई या प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज होगा। लिबरल नॉर्म्स यानी कि रूल्स रेगुलेशंस हमने इतने आसान जो है वो किए हुए हैं, जिससे कि जल्दी से जल्दी माइंस फैक्ट्रीज जो है वो ओपन होंगी, लोगों को जॉब मिलेगी, एफडीआई अट्रैक्ट होगा, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जॉब्स मिलेगी लोगों को, और माइनिंग मिनरल्स एक्सप्लोर और प्रोड्यूस हम लोग करेंगे, है ना। तो माइनिंग को लॉन्ग टर्म ड्राइवर जो है नेशनल सिक्योरिटी का माना जा रहा है, और स्टेबिलिटी बनाए रखने में ये हेल्प करेगा। और इंडिया की ओवरसीज मिनरल एसेट्स सिक्योर करना भी इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, क्योंकि ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन को भी तो हमें मेंटेन रखना है। ठीक है, तो बस यही है कि हम लोग जो है वो फोकस करें सस्टेनेबिलिटी के ऊपर, कम्युनिटी के वेलफेयर के ऊपर ज्यादा, क्योंकि कमाने के चक्कर में कहीं जो लोग हैं, जनता जो है वो रूठ ना जाए और एनवायरमेंट ना डैमेज हो जाए, इस पर बेसिकली टारगेट करते हुए चलना है। तो ऐसे ऐसे करके आप अपने आंसर को जो है वो कंक्लूड कर सकते हो। अब ये टॉपिक अपना रिपीट हो गया, न जाने कितनी बार आया है। ग्रीन हाइड्रोजन, आज आप लोग सभी लोगों को ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में पता होगा, जो एटलीस्ट 2 महीने से मुझे फॉलो कर रहे हैं। फटाक से कमेंट बॉक्स पे ग्रीन हाइड्रोजन की प्रॉपर डेफिनेशन लिखकर बताओ कि होता क्या है, बनता कैसे है ये। 50 बार बता चुका हूं मैं, 50 बार। अब सुनो, एक रीसेंट रिपोर्ट इंडस्ट्री चैम्बर प्लस ग्लोबल कंसल्टेंसी ने हाईलाइट की है, मतलब ये इंडस्ट्री चैम्बर और ग्लोबल कंसल्टेंसी ने लीड करके एक रिपोर्ट तैयार करी है। इन्होंने बताया है कि अगर इंडिया इकोनॉमिक और इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस को एड्रेस करे, यानी कि पैसे की समस्या को हम खत्म करें, अपनी इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्या को खत्म करें, यानी कि इन्वेस्टमेंट की समस्या है हमारे पास, जो कुल मिलाकर कह रहे हैं ये लोग कि कहीं से इन्वेस्टमेंट लिया हो, कहीं से पैसा लिया हो, और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर अपना तैयार कर दो, तो पूरे ग्लोबल ग्रीन हाइड्रोजन मार्केट का 10% हिस्सा हम लोग कैप्चर कर सकते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कह रहे हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन का पोटेंशियल हमारे पास बहुत ज्यादा है इंडिया के पास, बस हमारे पास कमी हो रही है इन्वेस्टमेंट की और दूसरा इंफ्रास्ट्रक्चर की। इन दो चीजों पे काम कर लेंगे तो पूरे दुनिया भर के 10% मार्केट हम कैप्चर करेंगे ग्रीन हाइड्रोजन का। इंडिया ने 2023 में लॉन्च किया है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, 19,744 करोड़ के आउटले के साथ, और टारगेट है कि 5 MMT मिलियन टन्स, मेट्रिक मिलियन टन्स एनुअल प्रोडक्शन कैपेसिटी हमें रखनी है 2030 तक। ये टारगेट जिसको नहीं पता, तीसरे वाले पॉइंट पे टारगेट जो है वो लिख लेना कि नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन हमने शुरू किया था 2023 में, बजट हमारा था 19,744 करोड़, और हमारा टारगेट बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2030 तक 5 मिलियन मेट्रिक टन जो है वो हम लोग को प्रोड्यूस करना है ग्रीन हाइड्रोजन का। समझे आप? तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रोजन जो है वो प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के थ्रू, जिसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। देखो, इलेक्ट्रोड डालते हैं हम लोग पानी के अंदर, पानी में क्या है? H2O, मतलब हाइड्रोजन है अंदर, है ना। जनरली इलेक्ट्रिसिटी जो पास होती है वो कोयले को जलाकर पास होती है, बट यहां पर कोयला ना यूज करके अगर हम सोलर पावर का यूज करें या विंड पावर, यानी कि सिंपल रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें, और फिर वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करें, और उससे जो हाइड्रोजन बनती है उसको बोलते हैं ग्रीन हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन स्प्लिट हो जाते हैं, जीरो एमिशन फ्यूल ये होता है।
जिसका आप स्टील बनाने में, है ना, ट्रांसपोर्टेशन में, फर्टिलाइजर में, शिपिंग में, इन सब इंडस्ट्रीज में इसका आप यूज जो है वो कर सकते हो। ठीक है, सर्कुलर इकोनॉमी में जो है वो हेल्प करता है, ये फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी को रिड्यूस कर देता है। तो टारगेट मैंने आपको ऑलरेडी बता ही दिया है, 125 गीगावाट एडिशनल रिन्यूएबल पावर की रिक्वायरमेंट है, और स्ट्रॉन्ग वाटर लॉजिस्टिक्स हमें चाहिए। ठीक है, डोमेस्टिक इलेक्ट्रोलाइजर मैन्युफैक्चरिंग भी होनी चाहिए कि हम इलेक्ट्रोलाइट्स को इंडिया के अंदर ही मैन्युफैक्चर करें। तो इंडिया इन सब चीजों पे प्रयास कर रही है। 5 प्रोजेक्ट जो है वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, पायलट प्रोजेक्ट। 37 हाइड्रोजन पावर्ड व्हीकल्स भी हैं हमारे पास, 9 हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशंस भी हैं। तो इंडिया बता रहा है कि एनुअल बेसिस पर इंडिया की जो ग्रोथ हो सकती है वो 56% की हो सकती है 2024 से 2030 तक, यानी कि हर साल 56% की ग्रोथ के साथ हम लोग आगे बढ़ सकते हैं और 2.81 बिलियन यूएस डॉलर तक पहुंच सकते हैं। पर यही है, चुनौतियां यही है कि बड़ा महंगा पड़ता है ये पूरा ऑपरेशन इसका। आज की रेट में 4 से 4.5 रुपए प्रति किलो, रुपए नहीं सॉरी डॉलर, 4 से 4.5 डॉलर प्रति किलो प्रोडक्शन कॉस्ट है इसकी, हाइड्रोजन की बहुत महंगी है। ग्रे हाइड्रोजन से जस्ट डबल है। ठीक है, तो दूसरा हाइड्रोजन जो होता है वो ग्रे हाइड्रोजन होता है। ठीक है, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो कोयले से यूज की जाती है, नहीं कि फॉसिल फ्यूल्स है, इसलिए ग्रे वर्ड है। ठीक है, हाइड्रोजन जो है वो उसका कंपटीशन अभी कम है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी कमी है हमारे पास, वाटर सप्लाई, स्टोरेज, पाइपलाइन पर्याप्त नहीं है, डिमांड इसकी प्रॉपर नहीं है अभी भी। ग्लोबल लेवल पर अच्छा कंपटीशन चलता है, जैसे यूरोपियन यूनियन, जापान, साउथ कोरिया ऑलरेडी हाइड्रोजन इंपोर्ट कॉरिडोर है वो बिल्ड कर चुके हैं और कर भी रहे हैं। तो क्या करें? तो यही है भैया कि जो फॉसिल फ्यूल की सब्सिडीज है आप उसको रिन्यूएबल और ग्रीन हाइड्रोजन बनाने में लगाओ, ये कह रही है रिपोर्ट। ग्रीन हाइड्रोजन परचेज ऑब्लिगेशन इंट्रोड्यूस करो, मतलब कि स्टील, फर्टिलाइजर, शिपिंग सेक्टर को स्पेसिफिकली, यानी कि इन सब इंडस्ट्रीज में जो काम कर रही हैं कंपनीज, उनको स्पेसिफिकली बोलो कि आपको हाइड्रोजन इतना तो लेना ही पड़ेगा मिनिमम, है ना। तो आप इस तरीके से एक स्ट्रक्चर डिमांड बढ़ाओ और पेमेंट सिक्योरिटी मैकेनिज्म भी तैयार करो, और एक एक्सपोर्ट लिंक ट्रेड कॉरिडोर्स बनाओ कि आप जो है वो जिससे एक्सपोर्ट कर सको और ग्लोबल सप्लायर बन सको। 10 मिलियन मेट्रिक टन हर साल जो है वो सप्लाई करने का टारगेट रखो। डोमेस्टिक इनोवेशन को सपोर्ट करो, इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो लोग बना रहे हैं उन पर काम करो, है ना। तो ये चीज बताई गई है, और ये भी कह रहे हैं कि आज की डेट में अगर हम काम करेंगे तो 2030 तक जो आज की डेट में 4 से 4.5 डॉलर्स प्रति किलो का जो हाइड्रोजन, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो रहा है वो घटकर 3 से $3.75 के आसपास हो सकता है। तो ये चीफ रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी होगी। जीएसटी रिडक्शन भी करो 5% का। तो ये सब चीजें करके, यानी कि पॉलिसीज वगैरह अच्छी बना के आप जो है वो कर सकते हो, ऐसा बोल रही है रिपोर्ट के अंदर। तो बस ये बेसिक फैक्ट बस आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि दिवाली 2025 तक एक नया सिंप्लीफाइड जीएसटी सिस्टम इंप्लीमेंट होगा। लो भाई, अच्छी बात है। चलो, एक नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी आने वाला, लिख लेना भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। बैंडी बजा दे रहे हैं, नॉर्मल जीएसटी तो काफी सारे लोगों के पल्ले से बाहर है, और एक नया भाई 2.0 आ जाएगा जीएसटी। ऑब्जेक्टिव ये टैक्स स्लैब को सिंप्लीफाई करना, चलो थैंक गॉड। जन साधारण पर बर्डन कम करना, चलो अच्छी बात है यार, क्योंकि जीएसटी का बर्डन बहुत ज्यादा है। नए सिस्टम में 2 ही मेन स्लैब होंगे, 5%, 18% और 40% स्पेशल, 40% रेट लग्जरी गुड्स के लिए। ठीक है भैया, चलो ये चीज तो अच्छी है, थोड़ा कंफ्यूजन जो है वो कम होगा, और फिर भी रेट तो ज्यादा ही है ना यार, 18% जीएसटी। आप एक कोर्स खरीदते हो 100 रुपए का, वो साला 118 रुपए का मिलता है। एजुकेशन तक में 18% है, पता है आपको? पता ही होगा। चलो, जीएसटी के थोड़े थोड़े स्लैब्स मुझे बता दो, आपके टोटल कितने स्लैब्स हैं जीएसटी के आज की रेट में, कमेंट बॉक्स पर अभी के भी बताओ। चलो, जीएसटी में आपको बताता हूं थोड़ा सा, वैसे ये टॉपिक आपका उसमें आएगा हमारे, इसमें जीएस में, जनरल स्टडीज में भाई, इकोनॉमिक्स में आएगा, और उसके लिए पढ़ो, तैयारी करो, कॉल करो फटाफट, बताओ कि करंट अफेयर्स की क्लास करते हैं हम झा सर की, हमें डिस्काउंट दो। उन्होंने कहा है कि डिस्काउंट मिलेगा है। इतना इतना मत बोल देना, नहीं तो पता लगा मेरे को निकाल देंगे लोग, मुझे फोन करके बोलेंगे कि तुम लोग डिस्काउंट की क्यों उंगली करवा रहे हैं ज्यादा।
वैसे ही हम इतना डिस्काउंट दे रखे हैं, डिस्काउंट दो, जितना हो सके स्टूडेंट्स को मेरे डिस्काउंट दो, हैं? मत पड़ो चक्करों में डिस्काउंट के, क्वालिटी के चक्कर में पड़ो, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जरूरत है तो डिस्काउंट मांगो, जरूरत नहीं है ना, मैंने देखा है यार अच्छे संपन्न लोग जो है वैसा जब डिस्काउंट के लिए ऐसा रोते हैं ना, तब बड़ा मुझे दिमाग खराब होता है। संपन्न है बिल्कुल, मैंने, और इवन मैंने कई बार पेरेंट्स को भी देखा हुआ है कि बच्चे को जो है वो गाड़ी दिला रखी है बिल्कुल लेटेस्ट, है कि रॉयल एनफील्ड जो है वो होनी चाहिए, और हर एक सुविधा, और 30-35 हजार रुपए की कोचिंग की फीस के लिए, वो भी ईएमआई करवाने के बाद उसमें डिस्काउंट मांगा जा रहा है। करते हैं लोग, बट बुरा मुझे उस बात पे लगता है कि आप लग्जरी में डिस्काउंट की बात नहीं करते हो, और मेन जो चीज रिक्वायर्ड है एजुकेशन, उसमें डिस्काउंट की आप बात करते हो, तभी तो जो उस हिसाब से फिर रिजल्ट भी नहीं आता है। क्योंकि मेरा मानना, देखो यार, मैं बड़ा थोड़ा सा स्पिरिचुअलिस्टिक हूं इन सब चीजों में, कि आप जब खर्च करते हो ना, तो कहीं ना कहीं से उसकी वैल्यू और उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता रहती है, तब आप उसके लिए काम करते हो, मेहनत करते हो, और जिसको आप जो दे रहे हो उसको भी उस चीज की कदर होती है कि नहीं यार, कि इस पर ध्यान देना जो है वो जरूरी है। जो चीज इंपॉर्टेंट नहीं है उस पर मांगो ना डिस्काउंट। जाओ जाओ थिएटर में पॉपकॉर्न के ऊपर बोलो, पिक्चर की टिकट के ऊपर बोलो, वहां तो आप बोलोगे नहीं फिक्स्ड रेट है ये, यहां पे नहीं मिल सकता डिस्काउंट भाई, वहां पे मांगता भी नहीं है कोई। चलो एनीवेज, एक ऐसी ज्ञान देना था, सोचा दे दिया। 1 जुलाई 2017 को भैया हमारा बहुत खतरनाक चैप्टर आ गया, जीएसटी, हमारे जेटली साहब की देन थी ये। इसके चार नहीं होते यार, गलत लिखा है इन लोगों सालों ने, 4 लिखा हुआ है, 4 नहीं होते, 5 होते हैं, 5। 4 स्लैब नहीं है भाई, 5 स्लैब है, 5। क्या मुझे बता सकते हो उसमें कौन सा स्लैब नहीं लिखा है? देखते हैं किसको पता है। 5 स्लैब्स, एक लिखा है इन्होंने 5%, 12%, 18%, 28%, एक मिसिंग है इसमें। जिसने ध्यान से जीएसटी पढ़ा है उसको पता है 5 स्लैब होते हैं, 4 नहीं होते, सिविल सर्विसेज के लिए जिसने पढ़ा है। अब देखो, ओवरलैपिंग स्लैब्स हैं, इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है, बड़ा कंफ्यूजिंग है, बिजनेस के लिए अनसर्टेनिटी बन जाता है ये। और करेंट शेयर जो है वो 18% स्लैब, 65% रेवेन्यू पे, और 28% स्लैब, 11% रेवेन्यू, 12% स्लैब 5% रेवेन्यू पे, और 5% स्लैब 7% रेवेन्यू पे। तो बड़ा कंफ्यूजिंग वाला पार्ट इन्होंने बनाया हुआ है। अब ये जो नया जो लेकर आ रहे हैं ये, उसमें 2 ही रेट रखेंगे, 5% एसेंशियल सामानों के लिए और 18% स्टैंडर्ड गुड्स और सर्विसेज के लिए। स्पेशल 40% रखेंगे टोबैको, पान मसाला, अल्कोहल, ऑनलाइन बैटिंग, इन सब के लिए। ऑनलाइन बैटिंग तो अभी बीच में आई थी ना न्यूज की, ये लोग बंद कर रहे हैं, पूरी तरह से बैन कर रहे हैं बैटिंग को, हर टाइप की। कमाई होती है भैया इन सब चीजों से। 90% आइटम 28% के स्लैब से शिफ्ट हो जाएगी 18% पे, चलो ये चीज अच्छी है। ऑलमोस्ट 12% स्लैब आइटम जो है वो शिफ्ट हो जाएंगे 5% पे। एसेंशियल फूड आइटम जो है वो 0 रेटेड हो रहे हैं, कि बताया जा रहा है कि इस पर नहीं लगेगा जीएसटी। देखो भाई, 5% तो लगाते ही हैं लोग रेस्टोरेंट में। लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट, डायमंड, प्रीशियस स्टोन्स, और वो करेंट रेट पे ही लगेगा। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स तो जीएसटी के बाहर ही है, तो वो तो आप जानते ही हैं, ठीक है। कंप्लायंस को इजी कर रहे हैं ये, है ना। कंज्यूमर को इसमें जो है वो काफी रिलीफ जो है वो मिलेगा। इकोनॉमिक इंपैक्ट भी अच्छा होगा, ज्यादा जीएसटी कलेक्ट हो पाएगा, कंफ्यूजन जो है वो कम रहेगा। इसमें बोल रहे हैं कि इससे एक दिवाली से पहले ये इंप्लीमेंट जो है वो कर देंगे, और इसको डबल दिवाली जो है वो कही जा रही है कंज्यूमर के लिए, कि डबल दिवाली भैया, चीजें हो जाएंगी सस्ती। देखते हैं अभी क्या होता है, लेट्स सी। 138th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025, ये बिल अमेंड कर रहा है आर्टिकल 75, 164, आर्टिकल 239 AA इनको। पहला स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है, गलत है। यूनियन, स्टेट्स और यूटी तक जो है वो सीमित है ये, ठीक है। ये बिल जो है वो अमेंड करेगा, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं, स्टेट पे भी अमेंड करेगा ये बिल जो है वो बोल रहा है कि ऑटोमेटिकली जो है वो जो भी ऑफेंसेस हैं जिनमें सजा 5 साल या उससे कम की हम लोग को जो है वो देखने को मिल रही है,
है ना, मतलब 5 साल के बराबर या उससे कम की जो सजा हम लोग को, कारावास जो हम लोग को देखने को मिलता है, 30 दिनों की हिरासत के बाद बताया जाता है कि रिमूव जो है वो कर दिया जाएगा। क्या चीज है यार, ऑटोमेटिक रिमूवल ऑफ अ, अच्छा मिनिस्टर को का जो है वो रिमूवल हो जाएगा अगर उसको डिटेन किया जा रहा है। 30 कॉन्सिक्यूटिव डे ऑफेंस पनिशेबल विद द इम्प्रिजमेंट ऑफ, अच्छा 5 साल या उससे ज्यादा की सजा के लिए। रुक जाओ यार, ये 130th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 2025, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपने पास जो है वो नोट डाउन करके लिख लो, इसको अलग से पढ़ाना पड़ेगा, ये एमसीक्यू के पॉइंट पे नहीं है ये। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको ध्यान से पढ़ना जरूरी। अभी आपको मैं टास्क दे रहा हूं, आप इस बिल को जो है वो अच्छे से जो है वो आज पढ़ के रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल 2025, हाँ मैं इसी की बात कर रहा था। ई स्पोर्ट्स को ये बैन नहीं कर रहा है भाई, है ना, सभी फॉर्म की ऑनलाइन बैटिंग बैन नहीं हो रही है इस बिल के तहत, जैसे ई स्पोर्ट्स बैन नहीं हो रहा है। ई स्पोर्ट्स को बैन नहीं किया जा रहा है, ये सभी रियल मनी ऑनलाइन गेमिंग जिसके अंदर डिपॉजिट रिटर्न शामिल है उसको बैन कर रहे हैं। ई स्पोर्ट्स जो है वो एक्सप्लिसिटली डिफरेंशिएट भी किया गया और प्रमोट भी किया गया, उसको बैन नहीं कर रहे ये लोग। अब देखो यही चीज है इसके अंदर भी, ये बिल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लो भाई, इसके बारे में भी अलग से पढ़ना जरूरी है, इस क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में नहीं बनेगा ये टॉपिक, है ना। क्वेश्चन आंसर आपके पास दो टास्क है आज, आपको एक तो ये वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल ध्यान से पढ़ना है और दूसरा ये पढ़ना है। ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट वाला टॉपिक है ही नहीं भाई, ये पूरा प्रॉपर पॉइंट्स वाला टॉपिक है ये। चलिए ये मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करना है इस क्वेश्चन का जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो देने की। ये डेटा प्रिवेसी, इलेक्टोरल इंटीग्रिटी, एल्गोरिथम, ये उसी का है ये टॉपिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्या चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो अपन उसकी बात करते हैं ना, एथिकल एआई, तो उससे जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, ट्राई करो इसका आंसर जो है वो देने की 200 वर्ड्स में एटलीस्ट। तो चलिए अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय श्री महाकाल।